वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक को। हम क्लास 8th तक की एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट जो है कवर किया था। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री को। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी है इसलिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे पेड बैचेस के बारे में बता दूं। ये नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और 2026 और 27 के प्री के लिए पेड बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आप अभी से एनरोल करते हैं तो आपको काफी समय मिल जाएगा कि आप वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर सकें, चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकें। बहुत सारे टेस्ट होंगे तो आप उन टेस्ट में पार्ट लेकर के देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कितने सुधार की आवश्यकता है। और मेरी रिकमेंडेशन है एक बार पेड बैच जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि पेड बैचेस जो हैं आपकी जो प्रिपरेशन रहती है उसको और स्ट्रॉन्ग करने का, आपको एक सपोर्ट देने का काम करते हैं। और खास तौर पे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो पेड बैचेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पेड बैच एक बार ज्वाइन करिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा फायदा है, लाइफ लॉन्ग फायदा रहने वाला है। एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पर आपको ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो अगर आपको ज्ञान सर से कुछ भी बात करनी है तो उन्हें आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लास 9th की एनसीईआरटी है। और यहाँ पर हम जो है फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमारे इंडिया में नेशनलिज्म का फेस आया था तो वो नेशनलिज्म का फेस बहुत हद तक जो फ्रांस में क्रांति हो रही थी, जो रशिया में क्रांति हो रही थी, इन सारी क्रांतियों से प्रभावित था। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी चीजों को समझना, जिससे कि हम ये समझ सकें जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनकी आइडियोलॉजी पर किस तरीके से बाहर की क्रांतियों ने प्रभाव डाला था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े। उससे पहले जो हमारी एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं उनको समझ लें, जो कि चैप्टर को हमें समझने में कुछ मदद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म आता है लिब्रे। ठीक है, लिब्रे, लिब्रे क्या था? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की मुद्रा थी पहले, जिसे कब समाप्त किया गया था? 1794 में फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा कहलाती थी, जो कि 1794 में समाप्त कर दी गई थी। एस्टेट किसे कहते हैं? एस्टेट क्या होते थे? तो क्रांति के पूर्व जो है फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में बटा होता था। पहले नंबर पर कौन आते थे? पहले नंबर पर आते थे पादरी। ठीक है, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे, वो पहले नंबर पर आते थे फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट पर आते थे राजा, राजा से रिलेटेड लोग, उनका परिवार। और थर्ड स्टेट पर आम जनता आती थी। तो स्टेट क्या होता था? जो सामाजिक विभाजन था फ्रांस के समाज का क्रांति से पूर्व, उसको हम स्टेट कहते थे। इसमें सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली ये एक तरीके की श्रेणी होती थी। ठीक है, इट वॉज अ कैटेगरी डिनोटिंग पावर्स एंड सोशल स्टेटस। तो बेसिकली स्टेट क्या होता था? एक सोशल स्टेटस होता था। पादरी वर्ग कौन होता था? ठीक है, क्लर्जी जिसको बोलते हैं, कौन होता था? तो चर्च के जो विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह होता था, वो पादरी वर्ग कहलाता था। टाइड क्या होता था? टाइड एक तरीके का टैक्स होता था। ठीक है, एक तरीके का ये टैक्स होता था। और ये टैक्स कौन वसूलता था? तो चर्च जो है ये टैक्स वसूलते थे, जिसका नाम होता था टाइड। और ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है टाइड की वैल्यू क्या होती थी? तो जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 जो होता था वो टाइड होता था। उसके बाद एक टैक्स और होता था टाइल। टाइल कैसा टैक्स होता था? टाइड और टाइल दो तरीके के टैक्स हुआ करते थे। और ये टैक्स ही बेसिकली कारण थे जिनकी वजह से धीरे धीरे समाज में जो है असंतोष फैलना शुरू हो गया कॉमन पीपल के बीच में। और धीरे धीरे फिर जो है एक हमें रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो टैक्सेस सबसे बड़ा कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ये बात आपको याद रखनी है। और टाइल किस तरीके का टैक्स था? ये सीधे राज्य को दिया जाता था, डायरेक्टली पेड टू द स्टेट। ठीक है, टाइल तो दो तरीके के टैक्स थे, टाइड था, टाइल था। टाइड किसको दिया जाता था? चर्चों को दिया जाता था। कृषि उपज का 1/10 हिस्सा होता था। और वही टाइल कैसा टैक्स होता था? टाइल होता था जो कि स्टेट को डायरेक्टली दिया जाता था। जीविका संकट किसे कहते हैं?
सबसिस्टेंस क्राइसिस किसे कहते हैं? तो ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाएं, यानी आपको गेहूं चावल तक ना मिले, आपका एकदम बेसिक खाना आप ना बना सके, जीवन के सारे साधन न रहने को मिले, न पीने को मिले, न खाने को मिले, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन द मिनिमम मीन्स टू सर्वाइवल आर थ्रेटेन्ड। अनाम यानी अनोनिमस, जिसका नाम न मालूम हो उसे अनोनिमस जो है, गुमनाम, अनाम ऐसे कह सकते हैं। फिर कॉन्वेंट क्या होते थे? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारतें जो होती थी उन्हें हम कॉन्वेंट कहते थे। आज की डेट में कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, बट उस समय जो कॉन्वेंट हुआ करता था फ्रेंच सोसाइटी में, उसका क्या मतलब होता था? एक बिल्डिंग विच इज डायरेक्टली डेडिकेटेड टू द रिलीजियस लाइफ, जहां पर जैसे कि रिलीजियस लाइफस्टाइल सिखाया जाता था, तो पूरी तरीके से रिलीजन को डेडिकेटेड बिल्डिंग। देशद्रोह, देशद्रोह यानी कि ट्रेजन, ट्रेजन अपने देश या सरकार के साथ विश्वासघात करना, टू बिट्रे वंस कंट्री। निग्रो कौन होते थे? तो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में जो लोग रहते थे, वहां के जो स्थानीय निवासी थे, उन्हें क्या कहा जाता था? निग्रो, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोग, ठीक है। और ये काफी डेरोगेटरी टर्म था, ये कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं थी, कोई उन्हें ऑनर करने के लिए नहीं कहा जाता था, ये एक अपमानजनक शब्द था जिसका प्रायः इस्तेमाल अब नहीं किया जाता, अब निग्रो टर्म यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा हुआ करता था? तो सबसे पहले प्रथम स्टेट होता था, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की अगर हम संरचना की बात करें तो सबसे पहले होता था फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट। और फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? फर्स्ट स्टेट में आते थे पादरी, पादरी वर्ग जो है वो फर्स्ट स्टेट में आता था। तो हमेशा से धर्म की जो पोजीशन है, चाहे हमारी इंडियन सोसाइटी हो, चाहे फ्रांस की सोसाइटी हो, वहां पर हमेशा से पूरे वर्ल्ड में धर्म सबसे ऊपर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें यही सीन देखने को मिला, पादरी वर्ग जो है फर्स्ट स्टेट में रखा गया। सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? सेकेंड स्टेट में आते थे नोबल्स, ठीक है। सेकेंड स्टेट में कौन आते थे? सेकेंड स्टेट में आते थे नोबल्स, या जिन्हें हम कहते हैं कुलीन, कुलीन वर्ग। और इसमें कौन होता था? राजा, सामंत, राजा का परिवार, ये सब किसमें आते थे? ये सब आते थे सेकेंड स्टेट में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ करते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट सोसाइटी में रखे गए थे उस समय, वो कौन थे? थर्ड स्टेट, ठीक है, थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट में कौन आता था? कॉमन पीपल, कॉमन पीपल। अब ये कॉमन पीपल भी तीन पार्ट में डिवाइडेड था। एक में आते थे बिजनेसमैन, okay, दूसरे कलर के पेन से लिख दो। इसमें आते थे बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, बड़े जो बिजनेसमैन होते थे वो यहाँ पर आते थे। और जो है ऑफिसर्स आते थे, ठीक है, ये सब आते थे इसमें। बिजनेसमैन हो गए, और लॉयर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये सब आते थे। और ये जो बिजनेसमैन वाला क्लास था, यही जाकर के बनता है मिडिल क्लास, ठीक है। इसी को क्या कहा गया बाद में? ये बना मिडिल क्लास, ये था मिडिल क्लास। और फिर इससे नीचे आते थे आर्टिसंस, यानी कारीगर और जो शिल्पकार होते थे वो। और आते थे पेजेंट, कृषक, ठीक है। उसके बाद आते थे स्मॉल लैंडलेस लेबर, ठीक है, सर्वेंट्स। उसके बाद आते थे सर्वेंट, भूमिहीन किसान, ठीक है, सर्वेंट, भूमिहीन किसान। एक्सेट्रा, ये सब आते थे नीचे, सबसे नीचे वाले तबके में, ठीक है। तो मिडिल क्लास कौन था? जो यहाँ पर नोबल्स के बाद का जो रिच क्लास था वो था मिडिल क्लास उस टाइम पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस पूरे सोशल सिस्टम की, कि यहाँ पर जो ये ऊपर का वर्ग था, यानी कि ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ये जो है नॉन टैक्स पेयर था, ये कर नहीं चुकाता था।
बल्कि कर ये वसूलता था किससे? थर्ड स्टेट के लोगों से, ठीक है, बल्कि कर लेता था थर्ड स्टेट से। और ये जो थर्ड स्टेट था ये था टैक्स पेयर, ठीक है, ये था टैक्स पेयर स्टेट। टैक्स पेयर यही सारा टैक्स देता था। तो जब फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो सारा का सारा बर्डन किस पे आ जाता है? थर्ड स्टेट के लोगों पर आ जाता है, कॉमन पीपल पर आ जाता है। और उससे होता क्या है कि यहाँ पर हमें एक तरीके की क्रांति देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। तो प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कुलीन वर्ग आता था, कुलीन वर्ग वही राजा, राजा का सामंत, उसके रिलेटिव्स, ये सब। तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, वकील थे, किसान थे, कारीगर थे, भूमिहीन मजदूर थे, नौकर, ये सब थे। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जो है ये विशेषाधिकार से युक्त था, यानी जो क्लर्जी था और नोबिलिटी था इसके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हुआ करते थे। और जो चर्च था वो किसानों से धार्मिक कर प्राप्त करता था, जिसका हमने नाम देखा, कौन सा कर हुआ करता था? ये टाइड, ठीक है, टाइड नाम का कर हुआ करता था, जो कि कितना होता था? ये 1/10 होता था टोटल उपज का। और जबकि कुलीन वर्ग द्वारा किसानों से सामंती कर वसूला जाता था, ठीक है। जो फीडल टैक्सेस जो डायरेक्ट स्टेट वसूल करता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे टाइल, ठीक है, इसको टाइल बोलते थे। तो टाइड और टाइल दो तरीके के टैक्सेस हमने देखे थे। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार को दिए जाने वाले करों में टाइल और अन्य कर शामिल थे। समाज में संपत्ति का जो है असमान वितरण था और गहरी विषमता थी। तो कैसा था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का सोसाइटी में, और जो है बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी जो है फ्रांस की सोसाइटी में हमें देखने को मिलती थी। 60% जमीन जो थी वो किसके पास थी? चर्च और तीसरे स्टेट कुलीनों के पास, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास, ठीक है। तो जहां जमीन की बात करें तो तीसरे स्टेट का जो अमीर वर्ग था उसके पास भी जमीन हुआ करती थी। और पूरी आबादी में 90% जो थे वो किसान थे। अब आप इस तरीके से समझिए, जमीन किसके पास है? 60% जमीन, टोटल 60% जमीन 4 से 5% लोगों के पास है, और बाकी जो 90% लोग हैं उनके पास जमीन ही नहीं है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा आबादी बना रहा है। वो तबका जिसके पास जमीन नहीं है वो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था। साधारण जनता के समक्ष जो है जीविका का संकट आम था, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ संसाधनों की कमी होती गई, महंगाई के साथ मजदूरी का दर जो है वो बढ़ता गया, और सूखे और ओले जैसे जो है प्राकृतिक चुनौतियां आती गई, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये सारे कारण बनते हैं जो कि फ्रांस के समाज में एक क्रांति लाते हैं, ठीक। तो देखिए ये पूरा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेगा। पहले स्टेट में था पादरी वर्ग, क्लर्जी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, फिर तीसरे स्टेट में जो मिडिल क्लास वर्ग जिसे हम कहते हैं ये था मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग था। उसमें आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, ये सब आया करते थे। और किसान और कारीगर इसके बाद आते थे। फिर सबसे नीचे कौन आ रहे थे? छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सब सबसे नीचे आते थे। फिर उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करी। एमर्जिंग मिडिल क्लास जो था उसने क्या देखा कि जो कुलीन है और जो पादरी वर्ग है इनके पास जमीन है, इनके पास प्रिविलेज है, इनके पास पैसा है। अब जमीन और पैसा तो हमारे पास भी, हमारे पास क्या नहीं है? प्रिविलेजेस नहीं, हमारे पास विशेष अधिकार नहीं। तो इन्होंने क्या चाहा कि इन्होंने चाहा कि हमारे पास अगर पैसा है, हमारे पास अगर जमीन है, तो एक तरीके से हम उनके समान खड़े हैं, तो हमारे पास उनकी तरह कुछ विशेष अधिकार भी होने चाहिए। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो है विशेष अधिकार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, मध्य वर्ग जो है तीसरे स्टेट का शिक्षित और नवीन विचारों वाला वर्ग हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर नवीन विचारों वाले एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, जिसमें ऊनी और रेशमी वस्त्रों के व्यापारी होते थे, प्रशासनिक सेवा के लोग होते थे, वकील होते थे, डॉक्टर होते थे। इस तरीके के जो हाई क्लास था सोसाइटी का वो हुआ करता था। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म जात विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये क्या सोचते थे कि हम योग्य तो हैं लेकिन हमारे पास विशेष अधिकार नहीं है, विशेष अधिकार जन्मजात नहीं होने चाहिए। जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो, ठीक है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। क्या नाम है? जॉन लॉक और जीन जेकस रूसो, ठीक है, जेन जेकस
रूसो। इन्होंने क्या कहा, ये दार्शनिक थे, तो इन दो दार्शनिकों का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों पर आधारित समाज की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। ठीक है, रूसो का क्या कहना था? रूसो का कहना था कि ये जो जनता और राजा के बीच का संबंध है, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम करेगा, कि ये नहीं है कि जन्मजात आपको सारे विशेष अधिकार मिले, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और ये विशेषाधिकार जन्मजात नहीं होने चाहिए, योग्यता के आधार पर होने चाहिए। ठीक है, लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि लॉक ने थ्योरी ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग, इसमें इसे जो है रिफ्यूट किया है, इसे रिफ्यूट किया 2 ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट नाम के अपने लेख में। ठीक है, फिर रूसो ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो यहीं पर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करी किसने? रूसो ने। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। एग्जैक्टली सारी लाइनें आपको नहीं याद रखनी, आपको बस ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल किसने बात करी थी? रूसो ने बात करी थी। फिर मॉन्टेस्क्यू ने क्या करा? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की रचना में क्या किया है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात किसने करी है? तो मॉन्टेस्क्यू ने करी है। ठीक है, फिर अमेरिकी संविधान, उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। अब हुआ क्या था कि फ्रांस ने, एक तो पहला कारण जो था वॉर्स का, क्या हुआ करता था? वॉर्स का कारण जो था उसमें सबसे पहले होता था ब्रिटेन के साथ युद्ध। 7 सालों तक करीब जो है ब्रिटेन के साथ हमें युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। 1756 से 1763 तक, ठीक है, 1756 से 1763 तक, यानी कि 7 साल तक किसके बीच युद्ध चला? जिसमें कि हमारा जो कर्नाटक वॉर वाला टाइम पीरियड है, कर्नाटक युद्ध जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इंडिया में होते थे, वही टाइम पीरियड है कि 56 से 63 तक जो है 7 सालों तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो है युद्ध चला। ठीक है, फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, ये युद्ध चला जिसमें बहुत भारी फाइनेंशियल लॉसेस हुए। उसके अलावा दूसरा जो रीजन बना, दूसरा रीजन था कि फ्रांस ने अमेरिका को 1775 से 83 के बीच, ठीक है, 1775 से 1783 के बीच फ्रांस ने अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, ठीक है, अमेरिका को जो है सपोर्ट किया। ठीक है, अमेरिका के जो इंडिपेंडेंस का वॉर था उसको जो है सपोर्ट किया। ठीक है, और अमेरिका किसकी कॉलोनी हुआ करता था? ये ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। तो अमेरिका को सपोर्ट किया ब्रिटेन से आजाद होने के लिए। और ये जो है मेजर कारण बनता है किसका? ये दो वॉर्स जो हैं, वॉर्स में हमेशा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं कंट्रीज को, तो ये दोनों वॉर जो है वो कारण बनती है आर्थिक संकट का। अब ये आर्थिक संकट आगे क्या करता है? आर्थिक संकट से क्या होता है? जब ये आर्थिक संकट आता है तो जो राजा होता था लुई 16, ठीक है, लुई 16 जो राजा था, ये क्या करता है? ये करों को बढ़ाने की बात कहता है। ठीक है, कर कौन देता था? कर देते थे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो। ठीक है, तो ये क्या कहता है? अब हम कर बढ़ाएंगे, कर बढ़ाने की ये बात कहता है, क्योंकि इनका जो है बेसिकली इतना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो चुका था कि जो इनका लाइफस्टाइल था, जो राजा का, जो पादरियों का लाइफस्टाइल होता था, ये अपना खुद का लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो अब उसके लिए उनको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था। अब वो पैसा कहां से आए?
पादरियों से जब आपस में बातचीत हुई कुलीनों की, तो ये निकल करके आया, क्यों चिंता करना, थर्ड स्टेट का आदमी है ही, कर भरता आ रहा है, थोड़ा और कर भर देगा। यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि कर बढ़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस का संविधान ऐसा था कि जो राजा था वो अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए उसको एक बैठक बुलानी पड़ती थी, ठीक है। तो नए कर लगाने के लिए फ्रांसीसी सम्राट को स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ी, ठीक है। तो एक स्टेट जनरल की असेंबली को जो है बुलाना पड़ता था, ठीक है। एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, और अप्रूवल लेना पड़ता था उसके प्रपोजल के लिए। तो जो स्टेट जनरल की जो बैठक होती थी, बेसिकली स्टेट जनरल होता क्या था, स्टेट जनरल होता था जो पार्लियामेंट था उसको क्या कहते थे, स्टेट जनरल क्या होता था, पार्लियामेंट, ठीक है। इसको हम समझेंगे पार्लियामेंट ही होता था, ठीक है। स्टेट जनरल क्या होता था, पार्लियामेंट होता था। अब इसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, किसके, फर्स्ट स्टेट के, ठीक है। ये भी आपको समझ के रखना है कि 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट के, 300 किसके होते थे, फर्स्ट स्टेट, और 300 रिप्रेजेंटेटिव होते थे सेकंड स्टेट के, और 600 रिप्रेजेंटेटिव होते थे किसके, थर्ड स्टेट के। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, 3 वर्ग होते थे, हर वर्ग के पास एक वोट का अधिकार होता था। तो मान लीजिए क्या हुआ कि एक वर्ग ने, मान लीजिए जो थर्ड स्टेट ने कर बढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन ये दोनों वर्ग तो एक ही थे, कुलीन और जो पादरी थे तो एक हो जाया करते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो साथ साथ चलते थे। इन्होंने कह दिया नहीं हम तो कर बढ़ाएंगे। अब मेजोरिटी डिसीजन होता ना, मेजोरिटी वोट से, तो अगर इन दोनों ने यहाँ पर कह दिया ओके ओके, और इसने कह दिया नहीं कर नहीं बढ़ेगा, तो भी मेजोरिटी है ओके की, और कर जो है बढ़ जाता था। लेकिन अब की क्या हुआ, अब की जो थर्ड स्टेट का जो एजुकेटेड क्लास था उसने क्या कहा, नहीं, वर्ग के हिसाब से नहीं, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो है वो होना चाहिए डिसीजन यहाँ पर। तो अब उस केस में क्या होता कि अगर 300 लोग जो फर्स्ट स्टेट के थे उसमें से मान लीजिए 1-2 कोई कह देते नहीं कर नहीं बढ़ाना है, पादरी वर्ग का कोई 1-2 कह देता कि नहीं कर नहीं बढ़ाना है, तो उससे क्या हो जाता, यहाँ पर अगर एक वोट भी इनके पक्ष में बढ़ जाता तो यहाँ पर कर नहीं बढ़ता। तो अब क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनको बाहर कर दिया गया असेंबली से, ठीक है। इनको असेंबली से, जो स्टेट जनरल थी इससे बाहर कर दिया गया, दरवाजे बंद कर लिए गए, इनको आने नहीं दिया गया, और यहाँ पर क्या होता है, फिर क्रांति हमको भड़कती दिखती है। तो चलिए जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको पढ़ेंगे। तो नए कर लगाने के लिए फ्रांसीसी सम्राट ने क्या किया, स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। तो बैठक बुलाने का निर्णय कौन करता था, सम्राट करता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्तावना के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। तो कब बुलाई थी, 5 मई 1789 को, ठीक है, 1789 को, ठीक है, 89 आई गेस हिंदी में बोलते हैं 89 को, बट 1789 आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है 1614 में, इससे पहले बैठक कब बुलाई गई थी, इससे पहले जो है आखिरी बार स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी, 1614 में। तो देखिए इतने सालों बाद, ठीक है, 1614 के बाद दोबारा जो बैठक बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1789 में। इतने सालों बाद जो है ये बैठक वापस से बुलाई गई थी, ठीक। तो तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो शिक्षित वर्ग थे। इन्होंने रूसो द्वारा अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत सिद्धांत के आधार पर एक व्यक्ति एक वोट की मांग की। इन्होंने क्या मांग की कि एक ग्रुप एक वोट नहीं, बल्कि एक व्यक्ति एक वोट दिया जाए, यानी कि इन्होंने मांग करी एक ग्रुप एक वोट को इन्होंने क्या किया, खारिज किया। और इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने कहा एक पर्सन इज इक्वल टू एक वोट होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा स्टेट के प्रतिनिधियों ने 20 जून को वसाए के इंडोर टेनिस कोर्ट में, अच्छा, तो इन्होंने जो है एक वोट
की मांग करी, जिसे सम्राट ने स्वीकार करा। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने सभा का बहिष्कार करा। फिर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने क्या करा, बॉयकॉट कर दिया असेंबली को। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में सब जमा हो जाते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। तो नेशनल असेंबली खुद को कौन घोषित कर रहा है, जो थर्ड स्टेट का जो रिच क्लास है वो अपने को जो है इकट्ठा करके क्या घोषित कर रहा है, नेशनल असेंबली घोषित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 20 जून कब की, 1789 की, जब वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होकर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया जाता है। सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार करने की शपथ ली जाती है। तो इन्होंने कहा हम ऐसा संविधान तैयार करेंगे जिससे कि अंकुश लगाया जा सके सम्राट की शक्तियों पर। और उनका नेतृत्व किसने किया, मिराबियो और आबे सिए ने किया था। तो ठीक है, ये नाम भी याद रखना है। जो टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी उसका नेतृत्व किसने किया था, मिराबियो और आबे सिए ने किया था। ठीक है, असेंबली को किसने लीड किया था, और इन्होंने क्या कहा कि हम जो है बनाएंगे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिराबियो का बात करें अगर इनके बारे में थोड़ा सा, तो मिराबियो का जन्म जो है एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो सामंती विशेष अधिकार वाले समाजों को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। तो इसी तरह हमने देखा जैसे कि तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उसमें से कुलीन वर्ग का भी 300 रिप्रेजेंटेशन था। मिराबियो जैसा अगर कोई वहां पर रिप्रेजेंटेटिव आ जाता और वो सम्राट के खिलाफ बोल देता और एक पर्सन और एक वोट की बात अगर सम्राट मान लेता, तो किसके हक में फैसला जाता, फैसला जाता आम जनता के हक में, थर्ड स्टेट के हक में। तो इसीलिए इस बात को सम्राट ने स्वीकार नहीं किया था। तो जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस जो है वो आंदोलित हो रहा था। तो नेशनल असेंबली क्या बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, और उस समय पूरे फ्रांस में टर्मोइल था। लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। फाइनली उसने जब क्रांति को भड़कते देखा तो उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मान लिया। ठीक है, नेशनल असेंबली को मान लिया। फिर 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित करा। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा कि अगस्त 4 1789 वो डेट थी जब जो है अबॉलिश किए गए थे फेडरल सिस्टम ऑफ टैक्स, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस। फिर पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया और धार्मिक कर भी समाप्त किए गए। ठीक है, धार्मिक करों को भी, सामंती करों को, धार्मिक करों को, सारे तरीके के करों को यहाँ समाप्त किया गया। फ्रांस उसके बाद क्या बनता है, संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है फ्रांस में। ठीक, फ्रांस में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा करा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, तो बेसिकली जो थर्ड स्टेट का मिडिल क्लास था, यानी कि थर्ड स्टेट का जो रिच क्लास था, वो क्या चाहता था कि सम्राट, क्योंकि हमारे पास भी जमीन है, हमारे पास भी पैसा है और हमको भी कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए, तो उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और सम्राट की शक्तियों पर नियंत्रण लगाया। शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो जो पावर्स थी उनको डिवाइड करा गया वेरियस इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। और 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ठीक है, तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसने अधिकार कानून बनाने का दिया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, जो नेशनल असेंबली थी ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती, तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था रिच क्लास ने, तो उसने जो है मतदान के अधिकार को भी खुद तक ही रखा। तो मतदान का अधिकार किसको था, 25 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष जिनके पास जो है संपत्ति होती थी, उन्हें क्या दर्जा दिया गया, सक्रिय नागरिक। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया, सक्रिय नागरिक कहा गया। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। 25 साल से ऊपर वाले वो लोग जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी, उन्हें मतदान देने का अधिकार था और इन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। ठीक है, और ये जो थे, एक और इनका जो क्राइटेरिया था कि ये जो एक्टिव सिटीजन थे ये कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाया करते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को क्या कहा गया, निष्क्रिय नागरिक, इनएक्टिव सिटीजन्स कहा गया।
संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। तो संविधान शुरू कैसे हुआ था? जैसे हमारा संविधान प्रियम्बल के साथ शुरू होता है, तो फ्रांस का संविधान उस टाइम जो बना था वो कैसे शुरू हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। तो यहाँ पर देखिए उस समय में भी ये जो है राइट्स की बात कर रहे थे, तो राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन से इनका संविधान शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानून बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड राइट टू लीगल इक्वालिटी वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। ठीक है, आज की डेट में जैसे हमारा संविधान हमें इमरजेंसी के अंदर कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। चलिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, बताइएगा कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें इमरजेंसी के समय भी एबॉलिश नहीं किया जा सकता, उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एक राइट यहाँ पर मेंशन है। ठीक, तो इन अधिकारों की यहाँ पर बात हुई संविधान में। राज्य का एक कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा की जाए। तो ड्यूटी हो गई स्टेट की कि जो नेचुरल राइट्स हैं उनकी रक्षा करेगा स्टेट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फ्रांस का था दिखाया गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायाधीश यहाँ पर दिखाया गया। सम्राट क्या होता था? नेशनल असेंबली में कितने सदस्य थे? 745 सदस्य थे नेशनल असेंबली में, जो कि सम्राट को नियंत्रित करते थे। ठीक, और लगभग 50,000 पुरुष थे जो कि एक्टिव सिटीजन थे, और ये जो है वोट करके नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इसको चुना करते थे। ठीक है, और यहाँ पर ये सक्रिय नागरिक कहलाते थे। मताधिकार इनके पास था। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। ठीक है, और निष्क्रिय नागरिक वो होते थे जिन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त था। 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चे, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक, और ये नेशनल असेंबली मंत्रियों पर भी नियंत्रण करती थी, सम्राट पर भी नियंत्रण करती थी, और ये सक्रिय नागरिक थे। यही वोट के जरिए न्यायपालिका का न्यायाधीश भी चुना करते थे। ठीक है, तो ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता था। ठीक है, वोट दे करके न्यायाधीश चुनते थे, और जो ये 40 लाख लोग थे ये 50,000 लोगों को चुनते थे, जो फर्दर नेशनल असेंबली के 745 लोगों को चुना करते थे। ठीक है, यही पूरा इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलराइट, फिर फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब खत्म होती है और क्या होता है? रिपब्लिक बनता है फ्रांस। अब इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो किसने बनाया था? वो अमीर क्लास ने, वो जो रिच क्लास था, अमीर वर्ग था सोसाइटी का, उसने बनाया था। तो उसने अपने मतलब की बात है, उसे राजा पर नियंत्रण पाना था, उसे विशेषाधिकार चाहिए थे, उसने ले लिया। लेकिन जो आम जनता थी, जो आज की डेट का कृषक मजदूर था, जो उस समय का जो मजदूर था, जो कृषक हुआ करते थे, जो भूमिहीन किसान थे, उनके पास अभी भी कोई अधिकार नहीं थे। उनके पास अभी भी जो है बस उनके ऊपर से टैक्स बर्डन हटा था, बट उनके भी सोसाइटी में अभी भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब विद्रोह कौन करेगा? विद्रोह करेगा वो तबका जिसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, और अब होगी बड़ी सी क्रांति। ठीक है, फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के साथ शासक भी चिंतित हो गए थे। ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब इस योजना पर अमल हुआ, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रशा क्या था? प्रशा था जर्मनी। ठीक है, ये प्रशा ही बाद में बन जाता है जर्मनी। तो 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी, और फ्रांस के लोगों ने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। तो सबसे फिर यहाँ पर कारण क्या बनता है? यहाँ पर होता है युद्ध। ठीक है, युद्ध हमें देखने को मिलता है। और युद्ध क्यों होता है? क्योंकि जो आसपास के जो रीजन हुआ करते थे वहां के शासक जो है फ्रांस पर युद्ध करने की घोषणा करते हैं, और बदले में फ्रांस ही 1792 में प्रशा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी आप देख लीजिएगा। फ्रांस का जो राष्ट्रगान है मार्सेले रॉजेट डिलाइल द्वारा रचित है, जिससे स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। ठीक है, तो किसने लिखा है फ्रांस का राष्ट्रगान? फ्रांस का राष्ट्रगान या नेशनल एंथम लिखा है मार्सेली रॉजेट डी लाइल। ठीक, फिर क्रांतिकारियों ने युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। अब कौन था पावर में? कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन चला रहा था?
अमीर लोग चला रहे थे, उन्होंने क्या किया, युद्ध किया। युद्ध से क्षति किसको हुई, ऑब्वियस सी बात है, गरीब आदमी है उसको हुई, तो उन्हें आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा करके सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। तो अब उन्होंने जो सरकारी नीतियां थी उनको लेकर के उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करा। इसमें से जैकोबिन क्लब जो है वो सबसे सफल रहा। ठीक है, तो अब जगह जगह क्लब्स बनने लगे। ठीक, और क्या हुआ, अब यहाँ पर लोगों ने सरकारी नीतियों की निंदा करना शुरू कर दिया। ठीक, और 1791 तक क्या था, अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। तो जैकोबिन क्लब जो है, इसने जो है लोअर सेक्शन को उठाया और इसने धीरे से लोअर सेक्शन की आवाज को उठाने का काम किया। ठीक है, सबसे फेमस जो है लोअर सेक्शन की आवाज उठाने वाला क्लब कौन सा था, लोअर सेक्शन के लोग इसमें हुआ करते थे और जैकोबिन क्लब ने जो है आवाज उठाई। और जैकोबिन क्लब का नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसके लीडर कौन थे, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर थे। ठीक है, नाम याद रखना है, जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो कौन था, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। फिर जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने धारीदार लंबी पतलूने पहनने का निर्णय लिया। तो इनके ड्रेस कैसे होती थी, धारीदार लंबी पतलूने होती थी। जैकोबिनों को क्या कहा गया, सॉ कुलॉट कहा गया। ठीक है, इनको क्या कहा गया, सॉ कुलॉट कहा गया। और इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है, बिना घुटने वाले। और 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थे। तो इनकी एक यूनिफॉर्म होती थी कि धारीदार रेड पैंट पहनते थे और लाल टोपी पहनते थे, जैकोबिन क्लब के जो मेंबर होते थे। ठीक, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और सन 1792 में क्या होता है, जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव से नाराज होकर पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना करी थी। तो 1792 में हमें एक विद्रोह देखने को मिलता है जो जैकोबिन क्लब के लोग करते हैं। और यहाँ पर किस लिए करते हैं विद्रोह, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई थी, इन्हें खाद्य पदार्थों को लेकर के कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 10 अगस्त की सुबह को उन्हें ट्यूलेरियस के महल पर धावा बोला और राजा को कई घंटों तक इन्होंने बंदी बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। ठीक है, और नए चुनाव कराए गए जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उनको मतदान का अधिकार दे दिया गया। तो जैकोबिनों की यह जीत थी कि अब जो है 21 वर्ष की आयु के सभी जो पुरुष थे, अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं था, अभी भी सिर्फ पुरुषों के पास अधिकार था। 21 वर्ष से ज्यादा आयु के जो पुरुष थे उनको मतदान का अधिकार यहाँ पर मिल गया। फिर नवनिर्वाचित जो असेंबली थी उसके कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद एक नई असेंबली बनती है। सबसे पहले क्या होता है, नेशनल असेंबली बनती है जो कि अमीर लोग बनाते हैं। उसके बाद अब जैकोबिनों का राज हुआ और उन्होंने असेंबली बनाई जिसको क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया। ठीक है, नवनिर्वाचित असेंबली बनी जिसको क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया। और 21 सितंबर 1792 को जो है मोनार्की अबॉलिश हो गई और फ्रांस जो है एक गणतंत्र बन जाता है। तो 21 ठीक है, 21 सितंबर 1792 को, 21 सितंबर 1792 को क्या होता है, फ्रांस गणतंत्र बन जाता है। ठीक, फ्रांस गणतंत्र बन जाता है और लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दी जाती है। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का वहीं पर वही हश्र हुआ। मतलब जो राजा था लुई, ये अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ करता था। लोगों में ये भी जो है एक उसको लेकर के हेट्रेड का कारण था। तो जब राजा को फांसी दी गई तो साथ ही साथ उसकी जो क्वीन थी उसको भी यही हाल उसका किया गया और फ्रांस जो है गणतंत्र बन गया। कब, 1792 में। फिर आतंक राज। अब पहले तो क्या हुआ, जैकोबिन्स ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे कि फ्रांस में जो अमीरों का जो राज था उसको खत्म किया। कॉन्स्टिट्यूशन नया बना जिसे क्या कहा गया, कन्वेंशन कहा गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, नेशनल असेंबली। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बाद में क्या बन गई, कन्वेंशन। ये कन्वेंशन क्या था, ये लेकर के आए थे कॉन्स्टिट्यूशन बाय जैकोबिन्स।
देखिए जो जैकोबिन्स होते हैं इनका जो शासनकाल होता है 1793 और 94, ये जो है आतंक राज कहलाता है। अब इनका क्या मानना था कि जो रॉबेस्पियर था, जो लीड करता था जैकोबिन्स को, इसने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई, ठीक है। इसने अडॉप्ट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के अगेंस्ट था वो उसके अगेंस्ट था, ठीक है। जो भी गणतंत्र का शत्रु था, जैसे कि कुलीन थे, पादरी थे, अन्य राजनीतिक दल के सदस्य थे, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले जो भी लोग थे उन सभी को गिरफ्तार करता था, वो जेल में डाल देता था और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। इसने क्या किया, मजदूरी और कीमतों की मैक्सिमम वेजेस और प्राइसेस जो है चीजों के तय कर दिए, और गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी, ठीक है। मीट और ब्रेड की राशनिंग भी इन्होंने कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर ही बेचना पड़ता था। जैकोबिन्स ने नियंत्रण लगा दिया कीमतों पर भी। बोलचाल और संबंधों में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई और चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैराक या दफ्तर बना दिया गया। तो चर्चों को बंद कर दिया गया और जो भवन थे क्या बना दिया गया, वो बैराक्स और दफ्तर बना दिए गए। रोबेस्पियर ने जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 1793 से 1794 का जो पीरियड था वो बहुत ज्यादा सेवियर पीरियड रहता है, ठीक। और फिर गिलोटिन क्या होता है, हम देखें तो गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन थे जिस पर रखकर अपराधी का सर जो धड़ से अलग कर दिया जाता था, और इससे आविष्कारक कौन थे, डॉक्टर गिलोटिन थे। तो इसी के नाम पर गिलोटिन प्रोसेस का नाम पड़ा है। और हमारे संविधान में गिलोटिन नाम का भी एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। गिलोटिन का क्या मतलब होता है, कोई विचार नहीं किया जाएगा, तुरंत डिसीजन लिया जाएगा। तो हमारे संविधान में भी गिलोटिन एक होता है टर्म, ठीक है। फिर डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ठीक है, फ्रांस अंडर द डायरेक्टरी। तो जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्य प्रणाली से बचने के लिए डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। अब जैकोबिन खत्म हो गए, उसके बाद क्या है, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को जो है नियुक्त किया गया, ठीक। अब मतलब बेसिकली क्या होता है, जैकोबिन्स के खत्म होने के बाद क्या होता है, मध्यम वर्ग से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। मध्यम वर्ग से वापस से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है और संपन्न तबके के पास सत्ता आ जाती है। ठीक, तो वापस से क्या होता है कि वापस से संपन्न तबके के पास मध्यम वर्ग से सत्ता आ जाती है। और क्या होता है कि एक 5 मेंबर की जो है 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका परिषद बनती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है, डायरेक्टरी के पास आ जाती सत्ता। और जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। फिर से यही हुआ कि जो जैकोबिन्स ने कहा था कि हम जो है 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो सबको मताधिकार दिलवाएंगे, उन्होंने दिलवाया। लेकिन जैकोबिन्स के खत्म होने के बाद वापस से उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, ठीक है। तो डायरेक्टरी जो थी इसमें एक कार्यपालिका होती थी 5 सदस्य वाली, जिसमें कि आपस में बराबर मतभेद चला करते थे। तो डायरेक्टरी एक अस्थिर बॉडी हुआ करती थी और उसके बाद जो है तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का जो है उदय होता है, ठीक। अब क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी फ्रांस में, हम इस चीज को समझे। तो महिलाएं प्रारंभ से ही फ्रांसीसी समाज की परिवर्तनकारी गतिविधियों में शामिल रही थी। तीसरे स्टेट का जो अधिकांश महिलाएं थी वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, ठीक है। जो थर्ड स्टेट की महिलाएं हुआ करती थी वो इकोनॉमी में पार्ट हमेशा से लेती थी। केवल कुलीनों की जो लड़कियां थी और तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार की लड़कियां थी वो कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी। तो महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा और उन पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब भी बनाए थे। तो जो द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन है, ये एक जो है सबसे मशहूर क्लब हुआ करता था वुमेन का, ठीक है, एक राजनीतिक क्लब हुआ करता था। उनकी एक प्रमुख मांग थी ये महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये जो क्लब्स थे इनकी मांग हुआ करती।
प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार के कुछ सुधार लागू करें। ठीक है, जो क्रांतिकारी सरकार है उसने प्रारंभिक वर्षों में औरतों के लिए भी कुछ सुधार करे, जैसे कि सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और शादी को स्वैच्छिक कर दिया गया और नागरिक कानूनों के तहत शादियों का पंजीकरण कराना जरूरी हो गया। लड़कियों को शादी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। तलाक को कानूनी अधिकार बना दिया गया और मर्द औरत दोनों ही अर्जी दे सकते थे और महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। तो ये जो प्रारंभिक जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने महिलाओं के लिए कुछ जो है चेंजेस लाए। हालांकि इन सबके बावजूद राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष तब भी जारी रहता है क्योंकि उन्हें अभी तक वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। आतंक राज जो कि जैकोबियंस का राज होता है 1793 से 94 का पीरियड, उसमें महिलाओं के राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आतंक राज किस टाइम पीरियड को कहेंगे हम? 1793 से 1794 का जो टाइम पीरियड है, इसमें महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों पर यानी कि जो उनके क्लब्स वगैरह बनते थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया। कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, कुछ को फांसी पर भी चढ़ाया गया। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिला था। तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? 1946 में मिला था। ईयर आपको याद रखना है। और भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था? चलिए गूगल करके बताइएगा। क्रांतिकारी महिला ओलम्प दे गूज। ठीक है, एक क्रांतिकारी महिला बहुत फेमस थी फ्रांस की जिनका नाम है ओलम्प दे गूज। 1748 से 1793 तक का इनका जो है वो टाइम पीरियड है। ओलम्प दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का जो है विरोध किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत होती है राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन बिकॉज दे उस जो संविधान बना था उसने क्या किया था? महिलाओं की बात यहाँ पे नहीं की थी, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने 1791 में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। तो नाम याद रखिएगा, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया? क्रांतिकारी महिला ओलम्प दे गूज। 1793 में ओलम्प दे गूज ने महिला क्लब को जबरदस्ती बंद कर देने और के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना भी करी थी। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो उनको फांसी भी बाद में दे दी गई थी। ठीक है, फिर दास प्रथा के उन्मूलन की बात करें, स्लेवरी की बात करें तो कब खत्म होती है? तो फ्रांसीसी उपनिवेशकों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो जैकोबिन्स ने एक अच्छा काम किया था कि दास प्रथा का उन्मूलन किया था। कैरेबियाई उपनिवेश, ठीक है, कैरेबियन जो कॉलोनीज हुआ करती थी, कैरेबियन कॉलोनीज, उनमें मार्टिनिक, गॉर्डेलोप और सैन डोमिंगो में तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी की खेती हुआ करती थी और बागानों में श्रमिकों की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। तो दास व्यापार कहाँ कहाँ होता था? दास व्यापार होता था अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में। ठीक है, अफ्रीका से दास खरीदकर कैरिबियाई देशों तक पहुंचाए जाते थे क्योंकि यहाँ पर कॉलोनीज हुआ करती थी, यहाँ पर खेती होती थी इनकी और खेती के लिए मजदूरों की जरूरत थी। तो दास जो है ये अफ्रीका से खरीद के ले आते थे, वहां पर दास पहुंचाते थे, अमेरिका से दास खरीद के लाते थे, दास पहुंचाते थे। तो सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया था। तो 1794 में सभी दासों की मुक्ति का कानून आता है और यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, वापस से दास प्रथा चालू हो गई। 10 वर्ष बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो आता है वो वापस से दास प्रथा को लागू कर देता है। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दे देता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और फ्रांसीसी उपनिवेशकों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? 1848 में किया। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक, वुमेन को वोटिंग राइट कब मिले? 1946 में मिले। और दास प्रथा का फ्रांस में पूरी तरह उन्मूलन कब हुआ? 1848 में हुआ। भारत में कब हुआ था बताइएगा। इंडिया से रिलेट कर करके चीजें याद रखिएगा, ठीक है? तो गूगल करिएगा, देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई और देख रहा होगा वीडियो तो उसको भी हेल्प मिलेगी। फिर 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। उसने पड़ोस के यूरोपीय देश की विजय यात्रा उसने शुरू करी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यूरोपियन मॉडर्नाइजेशन का पायोनियर खुद को कंसीडर करता था वो। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए उसने कानून बनाया। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली भी उसने चलाई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। ठीक, तो नेपोलियन बोनापार्ट की हार कब होती है? वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है।
और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने के लिए उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आता है। ठीक, तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ भी एग्जाम में लिखें तो हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार जो थे, यानी कि आइडिया ऑफ फ्रीडम और डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे, वो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल करके पूरे यूरोप में फैले और इस कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हो, यानी पहले फ्रांस में सामंती व्यवस्था खत्म होती है, उसके बाद पूरे यूरोप में जो है सामंती व्यवस्था या फीडल सिस्टम जो है खत्म होता है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जैसे जो क्रांतिकारी थे, इनके जो विचार थे वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हुआ करते थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय के विचार प्रेरित थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो चलिए हमारा जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम क्या है? यूरोप में समाजवाद, यानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड रूसी क्रांति। तो इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है, उसके बाद हम आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो समाज परिवर्तन का युग। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट क्या? समाज परिवर्तन का युग। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता और समानता का जो विचार था वो पूरे यूरोप में फैला। तो यूरोप में क्रांति की शुरुआत कहां से देखने को मिलती है? हमें फ्रांस से देखने को मिलती है। फ्रांस की क्रांति के बाद स्वतंत्रता और समानता, इनइक्वालिटी फ्रांस में खत्म हुई और यहाँ पर स्वतंत्रता और जो है समानता, फ्रीडम और इक्वालिटी का जो थॉट था वो पूरे यूरोप में फैलता हमें दिखा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया था, यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसने पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिकल चेंजेस जो है वो पॉसिबिलिटी को जो है एक्सपेंड किया था। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। ठीक है, तो बेसिकली फ्रांस में क्रांति होती है और फिर धीरे धीरे जो विचारधारा है वो पूरे यूरोप में फैलने लगती है। ठीक, बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे ये बदलाव धीरे धीरे हो। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? ये कहलाते थे कंजर्वेटिव, जो कि चाहते थे बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी, जिन्हें लिबरल्स कहते हैं, और या आमूल परिवर्तनवादी, जिन्हें रेडिकल कहते हैं। तो अब धीरे धीरे समझेंगे कि समाज में जो है तीन तरीके के जो थॉट्स हुआ करते थे। जब क्रांति फैली तो तीन तरीके के लोग निकल करके आए, तीन तरीके की विचारधाराओं के लोग निकल करके आए, जिसमें कि सबसे पहले जो उदारवादी थे, लिबरल्स थे, ये ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म बराबर हो। लिबरल्स की बात करें तो ये चाहते थे कि सारे जो रिलीजन है वो इक्वल हो। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का भी विरोधी था। इनका कहना था कि जो हेरिडिटरी पोस्ट होती हैं, जो क्या बोलते हैं, ये जो डायनेस्टी होती है, एक डायनेस्टी का रूलर, एक पिता मरा बेटा आया, बेटा मरा उसका पोता आया, फिर पर पोता, मतलब ये जो डायनेस्टी का रूल है उसका विरोध करते थे लिबरल्स, उदारवादी। सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो ये जो है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल की बात किया करते थे। ये समूह प्रतिनिधित्व तथा कानून के शासन पर आधारित निर्वाचित सरकार का पक्षधर था, यानी ये फेवर करता था इलेक्टेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। तो लिबरल्स क्या सपोर्ट किया करते थे? तो ये फेवर करते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि ये जो है समूह प्रतिनिधित्व और कानून के शासन पर आधारित निर्वाचित सरकार का पक्ष करते थे। ये समूह लोकतंत्रवाद यानी डेमोक्रेट नहीं था। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात नहीं करता था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थन में नहीं था। तो लिबरल्स के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये सार्वभौमिक
यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के पक्ष में नहीं हुआ करता था। लिबरल्स जो होते थे उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो लिबरल्स कुछ बातों में अच्छे थे, जैसे कि वो सभी धर्मों की बराबरी की बात करते थे, जो डायनेस्टी का रूल था उसके अगेंस्ट थे, और ये व्यक्ति मात्र के अधिकारों के रक्षा के पक्षधर में हुआ करते थे, और ये कानून के शासन पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में हुआ करते थे, लेकिन ये डेमोक्रेसी की बात नहीं करते थे, ये सबको वोटिंग राइट्स मिले इसकी बात नहीं करते थे, और ये कहते थे कि वोटिंग का अधिकार सिर्फ जिनके पास संपत्ति है उनके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स की बात करें तो ऐसा समूह जो ऐसी सरकार के पक्ष में था जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। तो रेडिकल्स क्या कहते थे कि ऐसी सरकार बननी चाहिए जो बहुमत पर आधारित हो, जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वोट करे। इसमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के आंदोलन के भी समर्थक थे। इसमें जो रेडिकल्स थे इनमें बहुत सारे लोग ऐसा थे जो कि महिला को भी मताधिकार दिलवाना चाहते थे। ये लोग बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरीके के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। तो जो रेडिकल्स थे ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनके खिलाफ हुआ करते थे, और ये संपत्ति के संकेंद्रण के विरोध में हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो थे ये संपत्ति का जो संकेंद्रण था, यानी कि जो कुछ 4-5% लोगों के पास 60-70% वेल्थ हुआ करती थी, उसके खिलाफ थे। देन कंजर्वेटिव्स हुआ करते थे, रेडिकल और उदारवादी दोनों के ही खिलाफ ये हुआ करते थे। 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन वो चाहते थे कि अतीत की सम्मान किया जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, यानी कि जो परिवर्तन है वो एकदम अचानक से ना आए, धीरे धीरे परिवर्तन है। तो ये थे कंजर्वेटिव्स। ठीक है, फिर औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो जो रशिया का टाइम पीरियड था, ठीक है, जो रशिया में टाइम पीरियड था वो कैसा था? रशिया का जो टाइम पीरियड था इस समय उद्योग का टाइम पीरियड था। लेकिन चलिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझा दूं, जैसे कि ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स और हमने कंजर्वेटिव की बात करी, तो बहुत सारे पार्ट्स में यूरोप के, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पर लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ये बहुत सारी एक्टिविटीज, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज किया करते थे। ठीक है, यूरोप में मिड 19th सेंचुरी में, अगर यूरोप की बात करें, यूरोप का मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी की अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में समाजवाद या सोशलिज्म जो है वो आ गया था। ठीक है, यूरोप में समाजवाद और सोशलिज्म यहाँ पर आ चुका था। कब? मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में आ चुका था समाजवाद। जो ये सोशलिज्म इन यूरोप का हमारा चैप्टर का पॉइंट है, तो मिड 19th सेंचुरी में समाजवाद आ चुका था। और समाजवाद किस पर बेस्ड था? कि लोगों के बीच जो है प्रॉपर्टी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, प्रॉपर्टी जो है लोगों के बीच प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यह समाजवाद का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन का, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके से इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ने लगती है समाज में असमानता बढ़ती है, और यही थॉट्स निकल करके आते हैं कि जो रिच क्लास है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लेबर्स का शोषण करते हैं। तो फिर इस तरीके के थॉट्स आते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स का थॉट आता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास सारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। तो दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। कौन सा दौर? मिड 18th सेंचुरी का दौर। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का विस्तार हो रहा था, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों को, बच्चों सबको कारखाने में ला दिया, कम मजदूरी, कार्य का अधिक घंटा, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आई, शहरों का विस्तार हुआ, आवास और साफ सफाई की समस्याएं बढ़ने लगी, और निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की बहुलता थी, यानी प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री जो है
बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो बेसिकली जो कंडीशंस थी वर्कर की वो उस टाइम तक सही नहीं थी। तो हम ये बेसिकली कह सकते हैं जो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन होता है वो किस लिए होता है, फ्रांस की क्रांति होती है सामाजिक असमानता के कारण। फ्रांस की क्रांति थी सामाजिक असमानता के कारण। और जो रूस की क्रांति होती है ये बेसिकली कैसी क्रांति होती है, जो रूस की क्रांति होती है ये होती है आपकी जो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है लेबर्स जो है वो करते हैं, ठीक है, ये कृषक नहीं करते हैं, ये लेबर्स की क्रांति होती है, ठीक, ये होती है लेबर्स की क्रांति, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो रूस की क्रांति होती है वो बेसिकली लेबर्स की क्रांति होती है। तो हमने क्या देखा कि जो मिड 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड था बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही थी और लोग जो है चाहे महिला हो पुरुष हो बच्चे हो वो फैक्ट्रियों में कारखानों में काम कर रहे थे। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टीज हुआ करती थी और जो रेडिकल और उदारवादी थे इन्होंने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया। तो जो रेडिकल्स और लिबरल्स थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चाहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और उसके लिए एजुकेशन पर इन्होंने बल दिया। व्यक्तिगत प्रयास श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता रोजगार और कार्य करने की छूट को समाज की तरक्की के लिए आवश्यक मानते थे। यूरोप में 1815 में जैसे सरकारें बनी उसके विरुद्ध राष्ट्रवादी उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे और राष्ट्रवादी क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही थी, समाजवाद की बात हो रही है। समाजवाद में क्या है कि सबके पास इक्वल जो है राइट्स होने चाहिए, इक्वल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो 1815 में यानी 19वीं सदी में शुरुआत में यूरोप में सरकारें बनती हैं और उसके विरुद्ध जो है राष्ट्रवादी उदारवादी और रेडिकल जो है आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, ठीक। यूरोप में समाजवाद का आना, राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अभी तक हमने देखा कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में क्या 18th सेंचुरी के एंड में 19th सेंचुरी में स्टार्टिंग में क्या चल रहा था यूरोप में। अब यूरोप में समाजवाद कैसे आया, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो समाजवादी निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। समाजवादी क्या कहते थे कि जो वो प्राइवेटली ऑन प्रॉपर्टीज हैं वो सही चीज नहीं है, ठीक है। जो इंडिविजुअल पर्सन एंटायर प्रॉपर्टी होल्ड करे ये चीज सही नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा जो है सामाजिक हितों को ज्यादा जो है करीब है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी का इट वाज मोर इन लाइन विद द सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सोशलिस्ट बेसिकली ये थे। सोशलिस्ट कौन लोग थे, जो कि सोशलिज्म का पाथ फॉलो करते थे, जो कि बिलीव करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचारों में दिलचस्पी थी। तो कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो कि कोऑपरेटिव में बिलीव क्या करते थे। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। तो कुछ समाजवादी ऐसे थे जो कि क्या कहते थे, जो कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी पर बिलीव करते थे। तो इसमें से एक नाम आता है कोऑपरेटिव कम्युनिटी की विचारधारा रखने वाले एक समाजवादी का, जो कि है रॉबर्ट ओवन, ठीक है। यहाँ पर किसका नाम आता है, कोऑपरेटिव सामूहिक उद्यम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें नाम देखने को मिलेगा रॉबर्ट ओवन का। यहाँ पर किसका नाम आएगा, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन, ठीक है। रॉबर्ट ओवन की विचारधारा थी कि क्या है कि लोगों को साथ में काम करना चाहिए और कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए। और जिन्होंने कहा कि सरकार को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए उनका क्या नाम था, लुइस ब्लांक, ठीक है, लुई ब्लांक उनका नाम। ये कौन सा समाजवादी थे जिनकी विचारधारा थी, लुई ब्लांक। तो आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा कि किसकी कौन सी विचारधारा थी। फिर कार्ल मार्क्स का टाइम पीरियड आता है 1818 से 82 तक और फ्रेडरिक ईगल जिन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट सोसाइटी बताया और जो
वर्कर्स थे उनके हित में ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं हुआ करती थी, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो समाज को इन्होंने औद्योगिक समाज को कार्ल मार्क्स ने और एंगल्स ने क्या कहा, पूंजीवादी समाज बताया जो मजदूरों के हितों में नहीं थी। ठीक, इस आधार पर मार्क्स ने कहा कि मजदूरों को एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। ठीक है, सोशली कंट्रोल प्रॉपर्टी बनाने की बात करी, कैपिटलिस्ट विचारधारा के थे कार्ल मार्क्स। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। ठीक है, इन्होंने ऐसे समाज को क्या कहा, कम्युनिस्ट समाज का। तो कोऑपरेटिव ऐसे ग्रुप थे जो कि गुड्स टुगेदर प्रोड्यूस किया करते थे, एक साथ प्रोड्यूस करते थे और शेयर करते थे प्रॉफिट। तो ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बात किसने करी, रॉबर्ट आउन ने। ठीक है, लोगों को खुद के द्वारा कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए, किसने कहा, रॉबर्ट ओवन। ठीक, और कोऑपरेटिव कम्युनिटी बाय गवर्नमेंट की, सरकार कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए, ये किसने कहा था, ये कहा था लुई ब्लांक ने। यहां ऊपर लिख दे रही हूं, किसने कहा था, लुई ब्लांक ने। ठीक है, ये आपको दो नाम याद रखने हैं। फिर समाजवाद के लिए समर्थन यानी कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, तो 1870 के दशक की बात है। समाजवादी विचारधारा जो थी पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय सभा भी बनाई। ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से 1870 में जो सोशलिज्म का आइडिया रखने वाले यूरोप के लोग थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, यूरोप 1870। ठीक है, यूरोप की बात करें कब का, 1870 का यूरोप, जिसमें कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, और समाजवादी विचारधारा के लोग थे जो इन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई। और इस इंटरनेशनल सोसाइटी का नाम क्या था, ठीक है, इस इंटरनेशनल सोसाइटी का नाम क्या था, सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक है, इसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। ठीक, सेकेंड इंटरनेशनल इस सोसाइटी का नाम था। कब की बात हो रही है, 1870 के, जब यूरोप में समाजवाद या सोशलिज्म फैल रहा था। तो ये द्वितीय इंटरनेशनल या सेकेंड इंटरनेशनल नाम की एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई थी इन्होंने। विभिन्न यूरोपीय देशों में मजदूरों ने अपनी आवाज उठाने, जैसे काम के घंटे कम करने के लिए, मताधिकारों के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए थे, और अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने एक कोष भी स्थापित किया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे। तो जो संगठन लेबरों के हुआ करते थे, इनके किससे रिश्ते थे, तो जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से इनके रिश्ते थे। और 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी। तो 1905 में क्या बनती है, 1905 में बनती है लेबर पार्टी। ठीक, तो कुछ लेबर रिलेटेड पार्टीज जो बनती हैं, उनके अगर हम बारे में बात करें तो लेबर रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, लेबर रिलेटेड पार्टीज जो यूरोप में बनती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो जो जर्मनी है वहां पर बनती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, जर्मनी में बनती है, जर्मनी में कौन सी पार्टी बनती है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक। उसके अलावा अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में बनती है लेबर पार्टी। ब्रिटेन में कौन सी पार्टी बनती है, ब्रिटेन में बनती है लेबर पार्टी।
और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में बनती है सोशलिस्ट पार्टी। फ्रांस में कौन सी पार्टी बनती है? फ्रांस में बनती है सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनती है। और ये जो तीनों पार्टियां अलग अलग जगह पर यूरोप में बनती हैं, ये समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करती हैं, ये जो तीनों पार्टियां बनती हैं। ठीक है, चलिए, और ये हमने देखा। ठीक, तो 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो जो ब्रिटेन में बनी थी 1905 में, उसका क्या नाम था? लेबर पार्टी। तो 90s की जो 1900 की शुरुआत थी, उसमें अलग अलग जगह हमें अलग अलग लेबर पार्टियां देखने को मिलती हैं। ठीक, तो फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही पार्टी का गठन होता है। संसदीय राजनीति में समाजवाद की बड़ी प्रतिनिधि संसदीय राजनीति की बात करें तो समाजवादियों के जो प्रतिनिधि थे वो बड़ी संख्या में जीतने लगे और उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ठीक है, तो ये यूरोप में समाजवाद की बात हो रही है। अब हम रशिया की बात करेंगे। हमने यूरोप में समाजवाद की बात करी, तीन तरीके के विचारधाराएं थी, रूढ़िवादी थी, उदारवादी थी, रेडिकल्स हुआ करते थे। ठीक है, और यूरोप में समाजवाद को हमने थोड़ा सा ब्रीफ में देखा। अब हम मेनली जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो 1914 की बात है। ठीक है, 1914 में रूस में जार निकोलस टू का शासन था। ठीक है, रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस टू जो है वो रूस का सम्राट हुआ करता था उस समय पर। और मॉस्को के आसपास पड़ने वाला जो भूक्षेत्र था, इसके अलावा आज का जो फिनलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, यूक्रेन है और बेलारूस है, इसके कुछ हिस्सों पर रूस का साम्राज्य फैला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैप दिया होगा, ये रूस का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था। तो इतना बड़ा जो है पूरा रूस का साम्राज्य हुआ करता था। आज की डेट का लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया सब कुछ उसके अंदर आता था। तो इसके अतिरिक्त आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी रशियन एम्पायर के अंडर आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। तो रशिया में कौन से जो रिलीजन के लोग हुआ करते थे बेसिकली? तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग जो थे वो बहुमत में हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी थे। तो खाली रशियन कैथोलिक नहीं और रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग नहीं थे, यहाँ पर जो थे कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन हुआ करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा रूस का एम्पायर कहाँ तक फैला था यहाँ पे दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें तो यूरोप की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो 85% जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। तो 85% क्या थी? एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि आधारित थी। 85% जो थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। फिर रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। 85% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ये एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन भी था रूस। 1940 की बात हो रही है। और उद्योग सीमित थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो है प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। तो इतने बड़े रशिया में जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ दो जगह पर थी। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में। ठीक है, तो दो जगह सिर्फ हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। ज्यादातर उत्पादन जो था वो कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े कल कारखाने भी मौजूद हुआ करते थे। ठीक है, तो आर्टिसन की जो वर्कशॉप थी उसके अलावा लार्ज फैक्ट्रीज भी हुआ करती थी। ठीक, 1900 की बात करें तो 1900 तक कुछ इलाकों में कारीगरों और कारखाने मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी और गांव से शहर की तरफ जो है लोग आ रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितनी थी? 31%। यानी 1914 में फैक्ट्री में महिला
कितनी थी? 31% थी। ठीक है, तो वुमेन पार्टिसिपेशन भी था, और लेकिन उनको जो है वेतन पुरुषों की तुलना में कम मिलता था, वेतन कम। ठीक है, तो देहात की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था, तो वो भूमिहीन किसान हुआ करते थे। रूस के किसान नवाबों का सम्मान नहीं करते थे, बहुधा व लगान भी नहीं चुकाते थे। तो जो रूस के किसान थे वो टैक्स जो है नहीं देते थे, रेंट नहीं देते थे। रूसी किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन बांटा करता था। ठीक है, तो रशिया में एक चीज थी कि रशियन लोग किस तरीके से खेती करते, तो रशियन रूसी कृषक की अगर हम बात करें, रूसी किसान है, ये जमीन इकट्ठा करके, जमीन जमीन इकट्ठा करके खेती करते थे। ठीक है, जो रूसी किसान थे ये जमीन इकट्ठा करके खेती करते थे, और आपस में फिर जो है जो भी प्रोड्यूस होता था उसको बांट लेते थे आपस में, फिर आपस में बांट लेते थे। तो इनमें एक तरीके से हमें एकता देखने को मिलती थी, इनमें एकता थी, रूसी किसान में एकता थी। ठीक, इनमें एकता हुआ करती थी। ठीक, रूस में समाजवाद, हमने यूरोप में सोशलिज्म देखा था, अब हम रूस में समाजवाद की बात करें तो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का गठन किया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1914 के पहले रूस में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन हुआ करती थी। ठीक है, 1914 के पहले रूस में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन हुआ करती थी, लेकिन 1898 में जो है तभी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनती है। ठीक, जो कि मेनली वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड होती है, और ये अर्बन एरिया में होती। ठीक है, तो रूस में 1914 के पहले, रूस में 1914 के पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो इलीगल थी। कैसी थी? इलीगल थी। लेकिन हमें 1878 में एक पार्टी देखने को मिलती है। ठीक, कौन सी पार्टी थी ये? 1898 में बनती है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, 1898 में बनती है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। इलीगल थी, लेकिन तब भी 1898 में ये पार्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद 1900 में एक और पार्टी बनती है जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, 1900 में एक और पार्टी बनती है जिसका नाम क्या था? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। 1900 में सोशलिस्ट अब ये जो पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ये पार्टी पूरी तरीके से वर्कर्स के लिए थी। ठीक, फॉर वर्कर्स। ठीक है, ये किसके लिए बनी थी? ये वर्कर्स के लिए बनी थी, और ये अर्बन एरिया में थी। ठीक है, ये शहरी एरिया में थी। ठीक है, शहरी इलाके में। और जो 1900 में सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी थी ये किसानों के लिए थी। ठीक है, फॉर पेजेंट्स, किसानों के लिए थी। और ये ग्रामीण एरिया में थी।
तो ये दो पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, इस पार्टी ने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जो है स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं और इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। तो इसी सोच के साथ क्या बनती है, 1900 में बनती है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी या समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, जो किसानों के अधिकारों के लिए काम करती थी। ठीक है, तो यहां पर हमने इसे देख लिया। लेकिन किसानों को समाजवादी आंदोलनों हेतु उचित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, ये सोचते थे कि अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा कौन सा था, मेंशेविक था, जो कि मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। तो अब ये क्या है, यहाँ पे बोल्शेविक और मेंशेविक कौन है, तो 1930 में, सॉरी 1903 में जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है। ठीक है, 1903 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी क्योंकि मैं दूसरे पेज पे लिख दूं, चलिए यहाँ पर जगह कम है, मैं दूसरे पेज पर लिख देती हूँ उसे। ठीक है, तो कब की बात है, 1903 की। 1903 में क्या होता है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो थी, ठीक है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इंग्लिश में ही लिखो, मेरी थोड़ा सा हिंदी की आई गेस स्पेलिंग गलत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में लिखती हूँ, सॉरी इंग्लिश में लिखती हूँ। रशियन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती। ठीक है, ये पार्टी हमें 1903 में दो पार्ट में डिवाइडेड देखने को मिलती है। एक पार्ट होता है बोल्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक कौन होते हैं और मेंशेविक कौन होते हैं अगर हम बात करें। ठीक है, एक पार्ट कौन सा होता है, पहले हम देखेंगे बोल्शेविक, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, मेंशेविक। ठीक है, बोल्शेविक और मेंशेविक दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बोल्शेविक को लीड कौन कर रहे थे, तो व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक को लीड कर रहे थे। बोल्शेविक के हेड कौन थे, इनके हेड थे व्लादिमीर लेनिन। और वहीं बात करें मेंशेविक, मेंशेविक के हेड कौन थे, मेंशेविक को लीड कौन कर रहे थे, तो जूलियस मार्टोव। ठीक है, जूलियस मार्टोव लीडर थे मेंशेविक के। और बोल्शेविक का क्या बिलीव था कि पार्टी जो है डिसिप्लिन होनी चाहिए, यानी कि पार्टी में जो है एक पर्टिकुलर थॉट्स वाले लोगों का जो है वो एंट्री होनी चाहिए। और जो मेंशेविक थे वो मानते थे कि पार्टी जो है सबके लिए, एंट्री जो है सबके लिए होनी चाहिए। तो बेसिकली बोल्शेविक वो थे जो कि पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, लिमिटेड एंट्री होनी चाहिए। बेसिकली ये मानते थे कि यहाँ पर पार्टी में लिमिटेड एंट्री होनी चाहिए। और जो मेंशेविक थे वो मानते थे पार्टी में सबकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी बोल्शेविक और मेंशेविक विचारधारा। ठीक, जिसकी वजह से जो है पार्टी दो पार्ट में 1903 में टूट जाती है। फिर उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। ठीक है, 1905 की क्रांति की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा उथल पुथल का समय होता है। क्यों, क्योंकि जब रशिया और जापान की कई सालों तक वॉर चली। ठीक है,
जार निकोलस टू पावर में था। रूस और जापान की वॉर, कारण क्या था रूस और जापान की वॉर का? कोरिया और मंचूरिया वाला इलाका। और रूस कई सालों तक जापान के साथ वॉर करता रहा, जिसकी वजह से रशिया में क्या होता है, आर्थिक संकट आता है। जैसे कि हमने देखा कि जब अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रांस ने सपोर्ट किया था तो फ्रांस में आर्थिक संकट आता है। तो उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। सॉरी, लुई 16वां फ्रांस का था। जार निकोलस जार टू, निकोलस जार टू जो है वो राजा था। ये लगातार युद्ध करता जाता है, ठीक है। क्या होता है? लगातार युद्ध होता है और युद्ध की वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा जो है यहाँ पर रशिया को इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते हैं, ठीक है। राजा था और इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं वॉर की वजह से। इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं वॉर की वजह से, ठीक है। तो देखिए उथल पुथल का समय, तो रूस पर एक निरंकुश राजाशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार जो था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, ठीक है। तो ही वॉज नॉट अ सब्जेक्ट टू नेशनल पार्लियामेंट। और उदारवादियों ने 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिला, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर 1905 में लेनिन ने और बाकी लोगों ने मिलकर के जो है यहाँ पर विद्रोह किया था। थोड़ा सा इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो हुआ क्या, जब 1905 में लोगों की क्रांति होती है, लोग जो है राजा के किले के पास पहुंचते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मरवा देता है, ठीक है। करीब 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने वेतन में वृद्धि और कार्यस्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग की बात हो रही है। 1905 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? खूनी रविवार से होती है, जहां विंटर पैलेस जो कि जार का महल था उसके सामने जो है प्रदर्शन कर रहे थे मजदूर, और पुलिस और कोसैक्स ने हमला बोल दिया, जिन्होंने 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल होते हैं। सारे देश में हड़ताल होने लगी। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में विरोध में विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए और वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कारीगरों ने संविधान सभा के गठन की मांग करी और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी गई। तो अब क्या हुआ? 22 जनवरी 1905 का दिन जो था वो ब्लडी संडे कहलाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 22 जनवरी 1905 का दिन क्या था? ब्लडी संडे था, ठीक। 22 जनवरी ये क्या था? ब्लडी संडे। जब हड़ताल करते हुए लोग जार के महल के सामने पहुंचे, उसने उनको मरवा दिया। इसको क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे कहा जाता है, ठीक। और उसके बाद बनती है यूनियन ऑफ यूनियन, ठीक। क्या बनती है? यूनियन ऑफ यूनियन। यूनियन ऑफ यूनियन में कौन कौन था? यूनियन ऑफ यूनियन क्या था? यूनियन ऑफ यूनियन एक तरीके का संविधान था, ठीक। ये क्या था? एक तरीके का संविधान, ठीक। और इसमें क्या कौन कौन थे? वर्कर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब यूनियन ऑफ यूनियन में थे, ठीक है। यहाँ पर वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करी और यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना करी। कौन कौन था इसमें? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगार हुआ करते थे। 1905 की क्रांति के दौरान जो है जार ने एक निर्वाचित परामर्श दाता संसद या ड्यूमा के गठन की अपनी सहमति दे दी। अब लोगों ने क्या कहा कि हमें अपनी खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसको क्या कहा गया? डूमा कहा गया, ठीक। थोड़ा सा हम डूमा के बारे में यहाँ पर देखेंगे। कहा गया वो पेज, ठीक है।
तो मैंने समझाया था, वो पेज कहाँ गया, एक सेकेंड, ये ठीक। यूनियन ऑफ यूनियन संविधान सभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, यूनियन ऑफ यूनियन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी और एक इलेक्टिव पार्लियामेंट बनी जिसे क्या कहा गया, ड्यूमा, ठीक है, एक इलेक्टिव। जब लोगों ने विरोध करा, जार ने उनके ऊपर जो है अत्याचार किया, तो जो लोग थे वो आ गया, उन्होंने कहा कि अब हमें खुद का संविधान चाहिए, तो उसने कहा चलो बना लो। उसने जो बनाने की अनुमति दे दी। जो यूनियन ऑफ यूनियन में कुछ लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जिसे क्या कहा गया, एक इलेक्टिव पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उसे कहा गया ड्यूमा, ड्यूमा। और जो पहली ड्यूमा थी उसको 75 दिनों में डिसमिस किया गया, सेकेंड ड्यूमा को भी डिसमिस किया गया, और थर्ड ड्यूमा जो थी वो कंटिन्यू रही। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। पहली ड्यूमा को निकोलस ने 75 दिनों में डिसमिस कर दिया। पहली ड्यूमा कितने दिन चली, 75 दिन चली, ठीक है। और जो कंटिन्यू रही वो कौन सी थी, दूसरी ड्यूमा भी डिसमिस कर दी गई। और जो कंटिन्यूड रही वो कौन सी थी, थर्ड ड्यूमा जो थी वो कंटिन्यू रही। थर्ड ड्यूमा जो थी वो कंटिन्यूड रही। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए थी। तो वकीलों, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय जो कामगार थे, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग करी और यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना करी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्श दाता संसद या ड्यूमा के गठन को सहमति दे दी। तो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटिव पार्लियामेंट थी ड्यूमा, जिसे डिसमिस किया 75 दिन में। सेकेंड ड्यूमा को 3 महीने में डिसमिस किया, ठीक है। तो कितने दिन में, दूसरे भी डिसमिस कितने दिन में, 3 महीने में। 3 महीने में दूसरी भी डिसमिस कर दी थी। और जो वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरीके का अंकुश नहीं चाहता था, ठीक है। वो किसी भी तरीके का अंकुश नहीं चाहता, तो उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी देश नेताओं को भर डाला। अब क्या किया, तीसरी ड्यूमा में उसने क्या करा कि जो वोटिंग लॉस को अमेंड करा उसने, और थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को जो है इंक्लूड करा और लिबरल और रिवॉल्यूशनरी को एक्सक्लूड कर दिया। तो तीसरी ड्यूमा कंटिन्यूड रही, क्योंकि इसमें जार ने क्या किया, इसमें जार ने रूढ़िवादी जो राजनेता थे उनको शामिल कर लिया। जार ने ठीक है, जार ने इसमें रूढ़िवादी नेताओं को शामिल कर लिया। अब हम बात करेंगे पहले विश्व युद्ध की, ठीक है। पहले विश्व युद्ध में पहले हम देखेंगे पहले विश्व युद्ध में कौन कौन था। तो एक साइड पर थे जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, और दूसरे साइड पर था फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। तो आपको याद रखना है, एक साइड पर था जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुई थी, जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया। दूसरे साइड पर कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ठीक। तो 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन होते हैं, जिसमें एक साइड जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था, और दूसरे तरफ कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया था। इस युद्ध का पहला विश्व युद्ध इसे कहा जाता है। जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हो, जार ने जो थर्ड ड्यूमा उसने बनाई थी, जिसमें कि उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को रखा था, उनसे सलाह लेना छोड़ दिया। ड्यूमा से उसने सलाह लेना छोड़ दिया। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिन पर दिन बढ़ने लगी, ठीक है। क्या हुआ, जर्मनी के अगेंस्ट क्योंकि रशिया लड़ रहा था, इसलिए लोगों में जर्मनी की विरोधी भावनाएं बढ़ने लगी। और इसलिए क्या हुआ कि जो सेंट पीटरबर्ग, जो कि एक जर्मन नाम है, ठीक है, जर्मन भाषा का नाम है, इसे बदल दिया गया और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है वो पेट्रोग्राद रख दिया गया, ठीक है। पेट्रोग्राद नाम रख दिया गया। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदला गया था, जर्मन भाषा का नाम था, नाम क्या रखा गया था, पेट्रोग्राद नाम रख दिया गया था, ठीक।
तो 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं की भारी पराजय हुई, जिससे रूसियों का मनोबल टूटने लगा। फसलों और इमारतों का विनाश, इससे क्या हुआ, 30 लाख से ज्यादा लोग जो है वो शरणार्थी हो गए। इन हालात में सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। ठीक है, उसके बाद सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। बाल्टिक समुद्री मार्ग पर जर्मनी के कब्जे से रूस में विदेशी औद्योगिक सामानों की आपूर्ति बाधित हो गई। ठीक, और जिससे यूरोप पर बुरा असर पड़ा। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण जो है वो ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे और रूस में रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ कि रूस में काफी ज्यादा जो आम जनता थी उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, फिर पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति होती है। ठीक, तो बेसिकली हम अगर समझे कि लोग जार के सपोर्ट को क्यों छोड़ने लगे थे, जार का सपोर्ट क्यों घटने लगा था, क्योंकि पहली चीज उसने ड्यूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया। फिर जो राजपुतिन था, जो मॉन्क था, एक एडवाइजर था जार का, उसको लोग पसंद नहीं करते थे, उसे लगता था वो जार को सही एडवाइस नहीं दे रहा है। और जो जार की पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, वो जर्मनी की थी, तो इनको लगता था कि जार क्यों ही जो है वो लड़ेगा जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि उसके जो है संबंध है। तो जार का विरोध क्यों हुआ, अगर हम देखें तो पहला कारण क्या था, ड्यूमा से परामर्श लेना बंद कर दिया। दूसरा, उसका जो एडवाइजर था राजपुतिन, ये एक मॉन्क था, जनता इसको पसंद नहीं करती थी। ठीक है, उसके अलावा उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा जर्मनी की थी। ठीक है, जर्मनी की थी, तो लोगों को लगा कि जर्मनी के अगेंस्ट क्यों ही होगा, क्योंकि इसके तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं। ठीक है, तो 22 फरवरी की अगर हम बात करें, ठीक, तो 22 फरवरी को राजधानी पेट्रोग्राद में एक फैक्ट्री में तालाबंदी होती है। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूर और हड़ताल कर देते हैं। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल होती है, जिसका नेतृत्व औरतें कर रही थी। इस दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहां से निकल करके आया है, 8 मार्च, 8 मार्च की बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, क्योंकि पेट्रोग्राद में महिलाओं ने जो है हड़तालें करी थी कारखानों में, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकल करके आता है। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों, सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया और 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। तो 25 फरवरी ड्यूमा बर्खास्त हो जाती है। ठीक, रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगने लगे। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के घुड़सवार सैनिकों को तैनात करा, लेकिन घुड़सवार सैनिक जो थे उन्होंने भी आम लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए इमारत में जमा हुए, जहां ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। क्या होता है, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। सैनिक कमांडरों की सलाह पर जार ने राजगद्दी भी छोड़ दी और सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना ली। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज को अगर हम समझे, तो अभी हमने देखा कि जार के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल चुका था। 1914 से 16 का पीरियड अगर हम देखें तो क्या होता है, 1914 से 16 के पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो रशियन आर्मी थी उसको जो है हार देखनी पड़ी। रूस की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार जाती है।
उसके बाद अगर हम 1917 की बात करें, 1917 तक क्या होता है, 1917 तक 7 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ हो जाती, 3 मिलियन लोगों के घर चले जाते हैं, 7 मिलियन मौतें होती हैं, 3 मिलियन लोग बेघर हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है रेलवे लाइनें खत्म हो जाती हैं, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं बहुत सारी, और फूड ग्रेन की कमी हो जाती, फूड शॉर्टेज हो जाती, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो जाती है, फूड शॉर्टेज हो जाती है। फिर क्या होता है, जो पेट्रोग्राड की बात करें, ठीक है, अब इसके बाद जो पेट्रोग्राड वाला रीजन था, उसमें कौन सी नदी बहती है, उसमें बहती है नेवा नदी, ठीक है, ये नेवा नदी बहती है, पेट्रोग्राड में एक नदी बहती है जिसका नाम है नेवा नदी। और नेवा नदी के जो नॉर्थ वाला एरिया था, नेवा नदी से जो उत्तर वाला इलाका था, यहाँ पर कौन रहता था, यहाँ पर वर्कर्स रहते थे और यहाँ पर थी फैक्ट्रियां, ठीक है, वर्कर्स प्लस फैक्ट्रीज यहाँ पर हुआ करती थी। और जो इसका साउथ वाला एरिया था नेवा नदी से, यहाँ पर विंटर पैलेस हुआ करता था, यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पर क्या होती थी, डूमा होती थी, यहाँ पर क्या था, विंटर पैलेस, यहाँ पर सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती थी, और यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर डूमा थी। तो अब जब वर्कर्स के पास कुछ खाने को नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने यहाँ पर पलायन कर दिया, यानी कि साउथ में ये पहुंच गए, ठीक। और यहाँ पर हमें फिर देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है राजा उन पर गोलीबारी करने को कहता है, लेकिन सैनिक नहीं करते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्लाइड लगा दो। उसके बाद जो सोल्जर्स थे और जो वर्कर्स थे वो मिल करके बनाते हैं पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है, सोल्जर्स प्लस वर्कर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत बनाते हैं, ठीक है। पेट्रोग्राड सोवियत बनाते हैं। तो ये सिंपली हमने समझा, टेक्स्ट में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती थी, तो मैंने आपको यहाँ पर सिंपली समझाया, ठीक है। तो पेट्रोग्राड सोवियत बनती है, सैनिक कमांडरों की सलाह पर जार राजगद्दी छोड़ देता है, सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना ली, ठीक है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ली जाती है। पेट्रोग्राड सोवियत और डूमा मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फिर बनाते हैं। सोवियत और वर्कर्स, सोल्जर्स और वर्कर मिलकर बनाते हैं पेट्रोग्राड सोवियत, और पेट्रोग्राड सोवियत और डूमा मिलकर के क्या बनाती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। प्लस डूमा मिलकर के क्या बनाती है, ये बनाती है प्रोविजनल गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक। फिर फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति जो थे वो प्रभावशाली थे। उदारवादी समाजवादी जल्दी जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। पेट्रोवाद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बनने लगी, और अप्रैल 1917 में बोल्शिविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन जो थे वो रूस लौट आए, इनको जो है निर्वासित कर दिया गया था लेनिन को, 1917 में अप्रैल में वापस लौट करके आते हैं। इन्होंने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो 1917 में बैंकों के नेशनलाइजेशन की इन्होंने मांग करी। 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो अप्रैल थीसिस 3 डिमांड है लेनिन की, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें तो लेनिन की जो 3 डिमांड्स हैं वो क्या है,
इस पेज को मैं डिलीट कर दूं, एक्स्ट्रा है, चलिए मैं बाद में डिलीट कर दूंगी, ठीक है। जो 3 डिमांड थी लेनिन की, उनको क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस कहते हैं। लेनिन की 3 डिमांड, उनको क्या कहते हैं? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और ये 3 डिमांड्स क्या क्या थी? पहली डिमांड थी कि जो है वॉर खत्म की जाए, ठीक है, युद्ध समाप्त किया जाए। युद्ध समाप्त किया जाए, ये पहली थी। दूसरी क्या थी? कि जो है लैंड ट्रांसफर किया जाए, किसको? पेजेंट्स को, ठीक है, कृषकों को लैंड ट्रांसफर किया जाए। और तीसरी डिमांड थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था वो लेनिन की तीसरी डिमांड थी, ठीक। उसके बाद गर्मियों में मजदूर आंदोलन फैलने लगा। औद्योगिक इलाकों में जो फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई, कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे, क्योंकि उस टाइम जो है फैक्ट्रीज थी उनकी सिचुएशन सही नहीं हुआ करती थी। ट्रेड यूनियन के तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जैसे जैसे अंतिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। लेनिन वापस आ चुके थे और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन भी किया गया। तो 1917 में बोल्शेविकों के प्रदर्शनों का दमन किया गया। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे, ठीक। और इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। क्या बना गया? लैंड कमिटीज बनाई गई। फिर सामाजिक क्रांतियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेने के लिए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। फिर अक्टूबर 1917 की क्रांति की अगर हम बात करें, ठीक है, अक्टूबर 1917 की क्रांति की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। लेनिन को क्या लगा? जो अंतरिम सरकार है अब वो तानाशाही थोप देगी। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। कब की बात है? 16 अक्टूबर 1917 की, ठीक है। और सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। तो किसके अध्यक्षता में किया गया? लियोन ट्रॉट्स्की की अध्यक्षता में किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, ठीक है। पेट्रोग्राद में क्या हुई? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया। दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तब की बात हो रही है 1917 की। अक्टूबर के बाद क्या बदला, ठीक है, अगर हम बात करें अक्टूबर के बाद की, तो अक्टूबर के बाद क्या बदला? तो बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंप्लीटली अगेंस्ट हुआ करते थे बोल्शेविक। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, नेशनलाइजेशन बैंकों का हो चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था, ठीक है, लैंड जो था वो सोशल प्रॉपर्टी हो चुका था। अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। तो ओल्ड टाइटल्स बाय द नोबिलिटी जो है वो प्रोहिबिट कर दिए गए थे, ठीक। और सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई और सोवियत टोपी जो है बुदियोनोक्वा का चुनाव किया गया। तो जो सोवियत टोपी थी उसको क्या कहते थे? बुदियोनोक्वा, उसका जो है चुनाव किया गया। सेना की ड्रेस बदल दी गई। फिर बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, ठीक है। तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बन गई क्या? बोल्शेविक पार्टी, ठीक। नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब संसद का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी अब क्या बन गई थी? अब यह संसद बन चुकी थी। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। तो वन पार्टी
स्टेट बन चुका था रूस यहाँ पर, ठीक है। वन पार्टी स्टेट रूस बन चुका था, ठीक है। रूस क्या बन चुका था? रूस बन चुका था वन पार्टी स्टेट। कब तक? मार्च 1918 तक, ठीक है। मार्च 1918 तक रूस वन पार्टी स्टेट बन चुका था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था, ठीक। बहुत सारे जो युवा लेखक थे और कलाकार थे ये पार्टी की तरफ आकर्षित हुए और समाजवाद के परिवर्तन के प्रति ये समर्पित हुए। पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा। फिर सिविल वॉर भी होती है। सिविल वॉर किसके किसके बीच होती है इसको हम देखेंगे। तो 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी और जार समर्थकों का ही नियंत्रण था, ठीक है। और इन टुकड़ियों में बोल्शेविक के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं बढ़ने लगी। और व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति की हिमायती थे उन्हें जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। तो हम बेसिकली देखेंगे सिविल वॉर जो थी, गृह युद्ध जो था वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो गृह युद्ध जो था वो गृह युद्ध, सिविल वॉर, ये तीन लोगों के बीच में हुई थी। पहले कौन था? रेड्स, इन्हें कहते थे हम रेड्स। दूसरे होते थे ग्रीन्स और फिर होते थे व्हाइट्स, ठीक है, व्हाइट्स। फिर कौन होते थे? व्हाइट्स होते थे। जो रेड्स होते थे, रेड्स कौन थे? बोल्शेविक थे, ठीक। बोल्शेविक्स थे, उनको रेड कहा जाता था। फिर ग्रीन्स कौन थे? जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। ये ग्रीन्स थे। और व्हाइट्स कौन थे? प्रोत्सारिस्ट, ठीक है, जो जार के सपोर्टर थे, जो चाहते थे जार का शासन फिर से आए, ठीक है, जो जार को याद किया करते थे। जार सपोर्टर जो थे वो व्हाइट्स हुआ करते थे, ठीक है। और जो रेड्स थे ये किसके सपोर्टर थे? ये लेनिन के सपोर्टर थे। और जो ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी जो ग्रीन्स थे ये कौन थे? ये पेजेंट्स थे, ठीक। तो ये तीन लोग थे जिनके बीच में गृह युद्ध हमको रशिया में देखने को मिला था, ठीक है। और जो ग्रीन्स थे और जो व्हाइट्स थे इनको जो है आउटसाइड द कंट्री भी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि बाकी के जो आसपास के देश थे वो जानते थे कि अगर रशिया में बोल्शेविक टाइप का, कम्युनिस्ट टाइप का शासन आ गया तो बाकी के देशों में भी आने के चांसेस हैं, आसपास के देशों में। इसलिए वो किसको सपोर्ट किया करते थे? ग्रीन और व्हाइट को आउटसाइड कंट्री भी सपोर्टर मिले थे, ठीक है। आउटसाइड कंट्री सपोर्ट भी इनको मिला था। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक्स का नियंत्रण हो गया। गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ ने दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन बोल्शेविकों के विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाया, ठीक है। समाजवादी समाज का निर्णय अगर हम बात करें, बिल्डिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को जमीनों पर खेती करने की छूट दे दी जिनका समाजीकरण हो चुका था। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को अपनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। तो पंचवर्षीय योजना कौन लेकर के आता है? भारत ने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया था? तो रशिया में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक पार्टी ने इसे लागू किया था। तो दो योजनाएं आती है 1927 से 32 तक, फिर 33 से 38 तक की। इस दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरीके की कीमतों को स्थिर किया गया। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से नए नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आए। तो नए नए इंडस्ट्रियल सिटीज जो है वो बनते हैं। फिर एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, ठीक है, एक्सपेंडेड एजुकेशन सिस्टम भी आता है। फैक्ट्री कामगारों, किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला देने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। सस्ती व्यवस्था सेवा उपलब्ध कराई गई, ठीक, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई मजदूरों के लिए। इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन क्या थे? सीमित थे, ठीक है। 5 ईयर प्लान आने के बावजूद भी जो है सारी जगह जो है एक जैसा हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिला था, ठीक।
फिर स्टालिनवाद और सामूहिकरण, तो स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट हमें देखने को मिलता है। सरकार ने अनाज की कीमतों को तय कर दिया, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो हुआ क्या, लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने, लेनिन के बाद कौन आता है, स्टालिन आते हैं। स्टालिन पार्टी की कमान संभाल रहे थे, उन्होंने कड़े कदम उठाए। उन्होंने सोचा कि जो किसान हैं, जो रईस किसान है, जिनके पास अनाज है, वो सरकार को देना नहीं चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपने सैनिक भेजे और जबरदस्ती जो है किसानों से अनाज लिया गया। ठीक है, और उस अनाज की कमी को दूर करने के लिए खेतों के सामूहिकरण का उन्होंने फैसला किया। और जब इसके बाद में अनाज की कमी बनी रही, तो आधुनिक खेत विकसित करने पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती के लिए कुलकों, रूस के संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, कुलक कहा जाता था। ठीक है, तो कुलकों का सफाया करा उन्होंने, क्या किया, कुलकों का सफाई करा, किसानों से जमीन छीनी और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी। तो उन्होंने जो बड़े किसान थे उनसे जमीन खींच दी और सरकारी खेत बना दिया, मशीनों से उस पर खेती करी। स्टालिन लेनिन के बाद आते हैं, बोल्शेविक पार्टी के होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू होता है। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू होता है इसके बाद। ठीक, और 1929 में पार्टी के सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश दिया गया और ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व को सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेती पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। जो कोलखोज का प्रॉफिट होता था उसको क्या किया जाता था, सभी किसानों के बीच में बांट दिया जाता था। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में कोई भी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई और 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो 1930 से 33 के दौरान बहुत बड़ा अकाल हमें सोवियत में देखने को मिलता है। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। ठीक है, तो रूसी क्रांति के प्रभाव में बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी। बोल्शेविकों ने उपनिवेशकों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया और सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट जैसे 1920 में बनी और बोल्शेविकों द्वारा बनाया गया कॉमिंटर्न यानी कि बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, सोशलिज्म फैल चुका था। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो 1950 में भी ये समझ में आ गया कि जो है रूसी क्रांति के अनुरूप जो है शासन अभी भी नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, जो रशिया एक पिछड़ा हुआ देश था वो महाशक्ति बन गया, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट्स थे डेवलपमेंट वाले उनको भी बहुत ही हार्शली इम्प्लीमेंट किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई, हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रशियन रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर खत्म होता है। आज हमने चैप्टर डिस्कस करा, 2 चैप्टर डिस्कस करे आज हमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। अब हम जर्मनी, वर्ल्ड वॉर और हिटलर और नाजिज्म ये सब अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई गेस 2 घंटे की क्लास तो हो गई होगी, काफी लंबी क्लास है, तो अब आगे का पोर्शन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।